शो में आपका स्वागत है। आज हम प्रकृति के छिपी हुई अर्थव्यवस्था को समझने की कोशिश करेंगे। जब हम किसी जंगल या तालाब को देखते हैं तो हमें बस जानवर और पौधे दिखते हैं, लेकिन असल में ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी है जिसका अपना कैपिटल है, अपने नियम है और अपनी एक पूरी सप्लाई चेन है। बिल्कुल। और इस इकोनॉमी की करेंसी है ऊर्जा। हर जीव एक तरह से एक बिजनेस की तरह है जो ऊर्जा कमाता है, खर्च करता है और ट्रांसफर भी करता है। आज हम इसी सिस्टम के बजट, इसके लेन देन और इसके खतरों की पड़ताल करेंगे। हमारे पास पर्यावरण विज्ञान से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं जिनमें इकोलॉजिकल पिरामिड, प्रदूषण और जीवों के आपसी रिश्तों के बारे में बताया गया है। तो आज का हमारा मिशन इन दस्तावेजों के जरिए ये समझना है कि प्रकृति की इस अर्थव्यवस्था में ऊर्जा का फ्लो कैसे होता है, कैसे खतरनाक नकली करेंसी यानी पोल्यूटेंट्स इस सिस्टम को करप्ट करते हैं और अलग-अलग प्रजातियां जिंदा रहने के लिए एक दूसरे के साथ कैसे बिजनेस डील्स करती हैं। तो चलिए इस अर्थव्यवस्था की बैलेंस शीट खोलते हैं। सबसे पहले किसी भी अर्थव्यवस्था को समझने के लिए हमें जानना होता है कि उसमें प्लेयर्स कितने हैं। इकोसिस्टम में भी ऐसा ही एक तरीका है संख्याओं का पिरामिड बनाना, मतलब हर लेवल पर जीवों की गिनती करना। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है। सोचिए एक बड़ा बरगद का पेड़ जिस पर हजारों कीड़े, सैकड़ों पक्षी और न जाने कितने छोटे जीव रहते हैं। यहाँ तो गिनती वाला पिरामिड उल्टा हो जाएगा, एक प्रोड्यूसर और हजारों कंज्यूमर्स। एकदम सही। और यहीं पर बायोमास का पिरामिड काम आता है। ये गिनती नहीं करता बल्कि वजन करता है। ये हर ट्रॉफिक लेवल यानी पोषण के हर स्तर पर मौजूद कुल जैविक पदार्थ को मापता है। और इसे और सटीक बनाने के लिए हम सूखा वजन यानी ड्राई वेट लेते हैं। ड्राई वेट, एक मिनट, इसका मतलब क्या? क्या वैज्ञानिक सचमुच सैंपल को एक ओवन में तब तक सुखाते हैं जब तक सारा पानी ना निकल जाए? हाँ बिल्कुल, जो बचता है वही असली जैविक पदार्थ यानी बायोमास है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि एक तरबूज और एक लकड़ी के टुकड़े का वजन बराबर हो सकता है, लेकिन ऊर्जा और पदार्थ के मामले में दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सूखा वजन हमें वही असली कहानी बताता है। ठीक है, तो इसे खोलकर समझते हैं। सोर्स में एक सीधे पिरामिड का उदाहरण है। इसमें सबसे नीचे उत्पादक हैं, जैसे घास फूस, जिनका कुल बायोमास मान लीजिए 1000 किलो है। उनके ऊपर शाकाहारी जैसे हिरण हैं, जिनका बायोमास हुआ 100 किलो। और ये पैटर्न ऊपर तक जाता है। इन शाकाहारियों को खाने वाले प्राथमिक मांसाहारी जैसे भेड़िए, उनका कुल बायोमास होगा सिर्फ 10 किलो। और सबसे ऊपर शीर्ष मांसाहारी जैसे शेर, उसका बायोमास सिर्फ 1 किलो। ये प्रकृति की अर्थव्यवस्था का पहला नियम दिखाता है। जैसे जैसे आप फूड चेन में ऊपर जाते हैं, कुल कैपिटल या कहिए जैविक पदार्थ घटता जाता है। ये जमीनी इकोसिस्टम में तो एकदम फिट बैठता है, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। दस्तावेज बताते हैं कि पानी वाले इकोसिस्टम में ये पिरामिड उल्टा हो जाता है। एक मिनट, ये तो हिसाब में कुछ गड़बड़ लग रही है। अगर मेरे बैंक अकाउंट में 4 रुपए हैं तो मैं 12 रुपए कैसे खर्च कर सकता हूँ? क्या ये जलीय इकोसिस्टम हमेशा दिवालिया होने की कगार पर रहता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। पहली नजर में ऐसा ही लगता है। हमारे सोर्स के डायग्राम के मुताबिक समुद्र में उत्पादक होते हैं बहुत छोटे फाइटोप्लैंक्टन, जिनका किसी भी समय पर कुल बायोमास सिर्फ 4 ग्राम प्रति वर्ग मीटर हो सकता है। उन्हें खाने वाले जूप्लैंक्टन का बायोमास 8 ग्राम प्रति वर्ग मीटर होता है और उन्हें खाने वाली मछलियों का 12 ग्राम प्रति वर्ग मीटर। तो फिर ये सिस्टम चलता कैसे है? इसका राज फाइटोप्लैंक्टन के बिजनेस मॉडल में है। उनका बायोमास बैंक में पड़े पैसे जैसा नहीं, बल्कि हर रोज आने वाली सैलरी जैसा है। वे बहुत तेजी से बढ़ते और प्रजनन करते हैं। उनका लाइफ साइकिल कुछ ही दिनों का होता है। तो किसी भी एक समय पर उनका खड़ा बायोमास भले ही कम हो, लेकिन उनकी उत्पादन दर बहुत ज्यादा होती है। वे लगातार इतनी तेजी से ऊर्जा बना रहे होते हैं कि अपने से ज्यादा बायोमास वाले लेवल को आराम से सपोर्ट कर पाते हैं। यह सुनने में तो बहुत प्रभावशाली है, लेकिन क्या इसका मतलब ये भी नहीं है कि यह सिस्टम बहुत ज्यादा नाजुक है? अगर किसी वजह से कुछ दिन सूरज ना निकले और फाइटोप्लैंक्टन की ग्रोथ धीमी हो जाए तो पूरा सिस्टम ढह नहीं जाएगा। बिल्कुल, ये एक हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला मॉडल है। जमीनी इकोसिस्टम के बड़े पेड़ सालों की ऊर्जा जमा करके रखते हैं, जबकि जलीय इकोसिस्टम पेचेक टू पेचेक जीता है। इसीलिए समुद्री इकोसिस्टम जलवायु परिवर्तन के प्रति इतने संवेदनशील होते हैं।
तो ये बायोमास का पिरामिड हमें किसी भी समय की एक तस्वीर दिखाता है, लेकिन ये तस्वीर बनती कैसे है, इसे चलाने वाली असली ताकत यानी ऊर्जा इस सिस्टम में कैसे बहती है? बिल्कुल। अब आते हैं इस अर्थव्यवस्था की असली करेंसी पर, ऊर्जा। और इसे समझने के लिए ऊर्जा का पिरामिड सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि ये कभी उल्टा नहीं हो सकता। ये थर्मोडायनेमिक्स के नियमों पर चलता है जो अटल है। और इसका सबसे बड़ा नियम है 10% का नियम। हाँ, लेकिन असल में ये 90% के नुकसान का नियम है। जब ऊर्जा एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे पर जाती है तो उसका लगभग 90% हिस्सा गर्मी के रूप में खो जाता है। ये ऊर्जा जीवों की अपनी मेटाबॉलिक क्रियाओं में खर्च हो जाती है, जैसे सांस लेने में, चलने फिरने में और शरीर को गर्म रखने में। सिर्फ 10% ही अगले लेवल के लिए बायोमास के रूप में स्टोर होती है। 90% का नुकसान, ये तो बहुत ही इनएफिशिएंट सिस्टम लगता है। पर ये इनएफिशिएंसी ही प्रकृति का सबसे बड़ा डिजाइन रूल है। यही वजह है कि धरती पर शेरों से ज्यादा हिरन है और हिरणों से कहीं ज्यादा घास है। ये एक ऐसा नियम है जो ये भी बताता है कि क्यों फूड चेन में 4 या 5 लेवल से ज्यादा होना लगभग नामुमकिन है। हर कदम पर 90% ऊर्जा खोने का मतलब है कि 5वें लेवल तक पहुंचने वाले के लिए असल में कुछ बचता ही नहीं है। सोर्स का उदाहरण इसे साफ करता है। अगर पौधों के पास 1000 किलो कैलोरी ऊर्जा है, तो उन्हें खाने वाले शाकाहारियों को सिर्फ 100 किलो कैलोरी मिलेगी। उन्हें खाने वाले मांसाहारियों को 10 किलो कैलोरी और सबसे ऊपर वाले को सिर्फ 1 किलो कैलोरी। इसीलिए ड्रैगन जैसी कल्पनाएं बायोलॉजिकली असंभव हैं, जो इंसानों को खाते हों। ऊर्जा का गणित इजाजत ही नहीं देता। तो ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। लेकिन तब क्या होता है जब इस साफ सुथरी अर्थव्यवस्था में कोई नकली करेंसी या जहर आ जाता है? सोर्स में नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स का जिक्र है, जैसे कि क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन। ये वो प्रदूषक हैं जो सिस्टम से बाहर नहीं निकलते बल्कि जमा होते जाते हैं। यहाँ सोर्स 2 प्रक्रियाओं की बात करता है, बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन। सुनने में एक जैसे लगते हैं, इनमें क्या फर्क है? बायो एक्यूमुलेशन एक व्यक्तिगत घटना है। जब कोई प्रदूषक, मान लीजिए डीडीटी, पानी से किसी एक मछली के शरीर में जाता है और उसके फैट टिश्यूज में जमा होने लगता है, तो ये बायो एक्यूमुलेशन है। लेकिन बायो मैग्निफिकेशन पूरी फूड चेन की कहानी है। जब एक बड़ी मछली ऐसी 100 छोटी मछलियों को खाती है, तो उन सभी 100 छोटी मछलियों का डीडीटी उसकी बॉडी में कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। प्रदूषक की मात्रा हर लेवल पर कई गुना बढ़ती जाती है। सोर्स में दिया गया डायग्राम तो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। पानी में प्रदूषक की मात्रा अगर सिर्फ 1 यूनिट है, तो उत्पादकों में 1000 गुना, जू प्लैंकटन में 10,000 गुना, छोटी मछली में 1 लाख गुना और बड़ी मछली में 10 लाख गुना हो जाती है। और सबसे ऊपर उन मछलियों को खाने वाले पक्षियों में ये कॉन्सेंट्रेशन 1 करोड़ गुना तक पहुंच जाता है। पानी में जो मात्रा शायद पता भी ना चले, वो फूड चेन के टॉप पर बैठे जीव के लिए जानलेवा बन जाती है। किसी प्रदूषक में ऐसा क्या होता है जो उसे इतना खतरनाक बना देता है? सोर्स के मुताबिक इसके लिए 4 बातें जरूरी हैं। पहला, उसे लॉन्ग लिव्ड होना चाहिए, यानी वो सालों तक टूटे नहीं। दूसरा, मोबाइल होना चाहिए ताकि वो पर्यावरण में फैल सके। तीसरा और सबसे जरूरी, उसे वसा में घुलनशील यानी सॉल्युबल इन फैट्स होना चाहिए। जो प्रदूषक पानी में घुलते हैं वे शरीर से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जो वसा में घुलते हैं वे फैटी टिश्यू में कैद हो जाते हैं। और चौथा, उसे बायोलॉजिकली एक्टिव होना चाहिए ताकि वो शरीर के सिस्टम को नुकसान पहुंचा सके। डीडीटी इसका सबसे कुख्यात उदाहरण है। बिल्कुल। डीडीटी एक कीटनाशक था जिसे मच्छरों को मारने के लिए खूब इस्तेमाल किया गया, लेकिन ये वसा में घुल जाता था। छोटी मछलियों से बड़ी मछलियों और फिर बाज जैसे पक्षियों तक पहुंचते पहुंचते इसकी मात्रा इतनी बढ़ गई कि उन पक्षियों के अंडों के छिलके पतले होने लगे और बच्चे पैदा होने से पहले ही टूट जाते थे। एक केमिकल जो मच्छरों के लिए बना था, वो पूरी दुनिया में बाज की आबादी को खत्म करने लगा था। बायोमैग्निफिकेशन इतना खतरनाक हो सकता है। तो प्रकृति की ये अर्थव्यवस्था सिर्फ खाने और खाए जाने यानी लेन देन के बारे में नहीं है। जीव एक दूसरे के साथ कई और तरीकों से भी जुड़े होते हैं, जिसे बायोटिक इंटरैक्शन कहते हैं। ये तो रिश्तों का एक पूरा जाल है। हाँ, और हमारे सोर्स में इसे समझाने के लिए एक बहुत अच्छी टेबल दी गई है, जिसमें प्लस का मतलब फायदा, माइनस का मतलब नुकसान और 0 का मतलब कोई असर नहीं। ये प्रकृति के अलग अलग तरह के बिजनेस डील्स हैं। सबसे पहले है म्यूचुअलिज्म।
प्लस प्लस। ये तो एक विन विन पार्टनरशिप है। जैसे मधुमक्खी को फूल से नेक्टर मिलता है और बदले में वो फूल का परागण कर देती है। दोनों का फायदा। फिर है कमेंसलिज्म प्लस जीरो। इसमें एक को तो फायदा होता है लेकिन दूसरा अनबॉदर्ड रहता है। जैसे गोबर में रहने वाली कीट यानी डंग बीटल्स। उन्हें गाय के गोबर से भोजन और घर मिलता है, पर गाय को कोई आइडिया ही नहीं है कि वो अपने पीछे एक पूरा रेस्टोरेंट छोड़कर जा रही है। अगला है कंपटीशन माइनस माइनस, यानी प्रतिस्पर्धा। ये तो ऑफिस की पॉलिटिक्स जैसा लगता है, जहां एक ही प्रमोशन के लिए दो लोग लड़ रहे हों। अगर दो प्रजातियां एक ही तरह का सीमित भोजन खाती हैं, तो दोनों को ही संघर्ष करना पड़ता है और दोनों को ही कम मिलता है। अंत में दोनों का नुकसान है। इसके बाद आते हैं शोषण वाले रिश्ते, जैसे प्रेडेशन और पैरासिटिज्म। प्रेडेशन में एक शिकारी दूसरे को मारकर खा जाता है, ये एक तरह का हॉस्टाइल टेकओवर है। और पैरासिटिज्म में एक जीव दूसरे पर रहकर उससे धीरे धीरे पोषण लेता है, जैसे किलनी किसी जानवर का खून चूसती है। ये एक बुरे किराएदार जैसा है जो किराया भी नहीं देता और घर को नुकसान भी पहुंचाता है। एक और अनोखा रिश्ता है अमेंसलिज्म माइनस जीरो। इसमें एक को नुकसान होता है पर दूसरे पे कोई असर नहीं होता। ये तो अनजाने में हुआ नुकसान है। इसका क्लासिक उदाहरण है एक बड़ा घना पेड़। वो अपनी छाया से एक छोटे पौधे को ढक लेता है, जिससे छोटे पौधे को धूप नहीं मिलती और उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो छोटे पौधे का नुकसान हुआ, लेकिन बड़े पेड़ को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके नीचे कोई उग रहा है या नहीं। वो जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा। और आखिर में है न्यूट्रलिज्म जीरो जीरो। इसमें किसी को ना फायदा होता है ना नुकसान। लेकिन क्या ऐसा सच में होता है? क्या दो प्रजातियां एक ही जगह रहकर एक दूसरे को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर सकती? ये एक बड़ा सवाल है। सोर्स भी कहता है कि ये बताना मुश्किल है। हो सकता है कि वे एक दूसरे को ऐसे तरीकों से प्रभावित कर रहे हो जो हमें नजर नहीं आते। कुछ वैज्ञानिक तो ये भी तर्क देते हैं कि अगर उनका एक दूसरे पर सच में कोई असर नहीं है, तो तकनीकी रूप से उनके बीच कोई इंटरैक्शन ही नहीं हो रहा है। तो आज हमने इकोसिस्टम के पिरामिड से लेकर ऊर्जा के प्रवाह को समझा। यह देखा कि कैसे जहर इन पिरामिड पर चढ़ सकता है, और अंत में उन जटिल संबंधों को जाना जो प्रकृति की अर्थव्यवस्था को एक साथ जोड़े रखते हैं। इन नियमों को समझना हमें ये एहसास दिलाता है कि पर्यावरण से जुड़ी समस्याएं इतनी जटिल क्यों होती हैं। जब हम किसी एक प्रजाति को बचाने की बात करते हैं, तो उसका मतलब अक्सर उसके पूरे इकोसिस्टम और उसके संबंधों के जाल को बचाना होता है। किसी एक धागे को खींचने से पूरी बुनावट उधड़ सकती है। जाते जाते आपके लिए एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाते हैं। हमारे सोर्स में एक छोटी सी जानकारी ये भी थी कि सांप अपनी जीभ से सूंघते हैं। वे जीभ बाहर निकालकर हवा से गंध के कणों को इकट्ठा करते हैं और फिर जीभ को मुंह के अंदर एक खास अंग जैकबसन ऑर्गन तक ले जाते हैं, और ये अंग उन गंधों को डिकोड करता है। यानी उनकी जीभ एक तरह का केमिकल डेटा कलेक्टर है और जैकबसन ऑर्गन उसका प्रोसेसर। बिल्कुल। हमने आज ऊर्जा और बायोमास जैसी बड़ी बड़ी चीजों की बात की, लेकिन ये हमें याद दिलाता है कि हर जीव के पास इस दुनिया को समझने के अपने अनोखे सेंसर और तरीके हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है कि प्रकृति की इस विशाल अर्थव्यवस्था में और कौन-कौन सी करेंसी और भाषाएं चल रही हैं जिन्हें देखने या समझने के लिए हमारे पास सही इंद्रियां ही नहीं हैं। हमारे चारों ओर और कौन-कौन से छिपे हुए लेन देन और रिश्ते मौजूद हैं जिनके बारे में हम बिल्कुल नहीं जानते।